गुड मॉर्निंग एवरीवन। आपका हमारे एग्ज़ाम BCA चैनल में स्वागत है। आज हम आज हम सबसे ज़्यादा बहुत ही जनरली पूछे जाने वाले सवाल करने वाले हैं। उनमें से एक होगा मैट्रिक्स विद ट्रांसपोज एंड मल्टीप्लिकेशन, एक होगा रिकर्जन का और एक मैं फ्लो चार्ट दिखाने वाला हूँ जो कि n नंबरों का सम निकालेगा। तो चलो शुरू करते हैं। तो चलो मैट्रिक्स विद मल्टीप्लिकेशन एंड ट्रांसपोज देख लेते हैं। तो इसमें हमें क्या होता है कि कोड बनाना है सी का, ये सी लैंग्वेज का है हमारा। तो इसमें हमें शुरुआत में प्रोग्राम बनाने के लिए हेडर फाइल इंक्लूड करनी होती है जो कि है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट stdio.h, और एक conio.h है जो कि get.ch हम लास्ट में लिखते हैं, उसके लिए होती है ये। इसमें हम डिफाइन वाले ये फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो कि मैंने इस्तेमाल किए हैं रो और कॉलम के लिए, जो कि हम मैट्रिक्स बना रहे 3x3 की, मतलब कि उसमें 3 रो होगी और 3 कॉलम होगी। इस कारण से मैंने इनको जनरल वे में डिफ़ाइन कर दिया है रो एंड कॉलम के फॉर्म में, जो कि वैल्यू देंगे 3 और 3। अब हम एक मेन फंक्शन हमने बनाया है जिसमें हम, क्योंकि देखो हमें पहले मैट्रिक्स में है, 2 मैट्रिक्स लेंगे, हम उनको मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो उसके लिए हमें 2 मैट्रिक्स बनानी होगी और उन मैट्रिक्स में फिर हम एक बार इनपुट डलवाएंगे स्कैनएफ के थ्रू और फिर प्रिंटएफ के थ्रू हम उनको डिस्प्ले करवाएंगे। एक हमने जेड वाला अरे लिए, जेड वाली हमने अरे लिए ताकि हम जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो उसका आउटपुट हम इस तरफ लेफ़्ट साइड जेड की थ्रू असाइन करवाएंगे। और इंट टी जो है वो हम ट्रांसपोज के लिए लिया है मैंने। आर और सी जो है वो रो और कॉलम के इनपुट के लिए लिया है। मतलब हम जब ऑर्डर डिसाइड मतलब यूज़र से पूछेंगे कि क्या ऑर्डर रहना चाहिए, रो और कॉलम कितनी होनी चाहिए, तो उसके लिए मैंने आर और सी ले लिया है। नीचे हमने इंट आई जे के लूप के लिए लिया है, लूप में काउंटर की तरह ये इस्तेमाल होंगे। तो अब मैं यूज़र से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स पूछ रहा हूँ, तो मैं एक बार प्रिंटएफ से शो कर दिया है जो कि ब्लैक स्क्रीन पे शो कर देगा। और फिर अब यूज़र से हम इनपुट लेंगे कि भाई वो किस डायमेंशन में कितनी रो और कितनी कॉलम चाहिए उसको। %d जो है वो इंटीजर का होता है, एक फॉर्मेट स्पेसिफायर की तरह यूज़ हुआ है, ये स्कैनएफ के अंदर ही होता है। एड्रेस ऑफ आर पे वैल्यू जाएगी जो कि इनपुट देगा। एड्रेस ऑफ आर और एड्रेस ऑफ सी जो है उस पर हमारी वैल्यू जाएगी जो कि कीबोर्ड के थ्रू यूज़र देगा। तो चलो हम पहले मैट्रिक्स ए देख लेते हैं जिसके अंदर मतलब इनपुट एक्स में जाएगा एक्स। तो इसमें मैंने लूप बनाना होगा हमें ताकि हम रो और कॉलम में इनपुट डाल सकें। तो इसमें पहले हमने नेस्टेड फॉर लूप का जो मेथड है वो इस्तेमाल लिया है। पहले फॉर लूप ले लिया हमने, आई को 0 के बराबर किया है और फिर हमने आई को लेस देन रो रखा है। तो मैट्रिक्स एक्स में इनपुट लेने के लिए हमने एक फॉर लूप का इस्तेमाल किया है जिसमें हम स्कैनएफ फंक्शन जो है उसका इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने इसमें नेस्टेड फॉर लूप का मेथड भी इस्तेमाल लिया है। तो फर्स्ट फॉर लूप में हमने आई लिया है, आई को बराबर 0 किया है और एक काउंटर सेट किया है आई ग्रेटर देन और इक्वल टू रो होना चाहिए, मतलब लेस देन और इक्वल टू रो होना चाहिए। और फिर हमने आई को इंक्रीमेंट कर दिया है। अंदर नेस्टेड फॉर लूप लिया है जिसमें जे हमने इस्तेमाल किया है, उसको पहले 0 के बराबर किया है और जे को फिर लेस देन और इक्वल टू कॉलम रखा है और फिर जे को हमने इंक्रीमेंट कर दिया है। फिर उसके अंदर हमने स्कैनएफ को लिया है जिससे आई स्कैनएफ फंक्शन के थ्रू फिर हम उसमें इनपुट ले लेंगे जिससे एक्स की मैट्रिक्स में जितने भी इंडेक्स हैं उन पे वो वैल्यू चली जाएगी। फिर मैंने नीचे प्रिंटएफ करके वो बैकस्लैश में एन ले लिया है जिससे वो एक न्यू लाइन पे जाएगा अपना इनपुट। तो जो ब्लैक स्क्रीन आएगी हमारी आउटपुट के अंदर, तो वहाँ पर वो सीरीज़ के फॉर्म में शो करेगा स्टेप बाय स्टेप, मतलब कि एक के नीचे एक। तो चलो अब हम मैट्रिक्स बी देख लेते हैं। बी मतलब वाई वाली। इसके अंदर भी वही सेम फॉर्मूला रहेगा जिसमें पहले मैंने प्रिंटएफ से ये एंटर वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स भी शो कर दिया है जिसमें वो आउटपुट में शो होगा नीचे की साइड में, और फिर उसके नीचे हम स्कैनएफ लेंगे फॉर लूप के थ्रू, फॉर लूप वो भी नेस्टेड वाला। इसमें सेम वही रहेगा मेथड कि भाई पहले जो फर्स्ट फॉर लूप उसमें आई लिया है उसको 0 के बराबर किया है, आई का काउंटर सेट किया है रो तक और आई को इंक्रीमेंट कर दिया है। नेस्टेड फॉर लूप में जे इज इक्वल टू 0 किया है और जे को काउंटर कॉलम के लेस देन या ग्रेटर रखा है मैंने और जे को इंक्रीमेंट कर दिया है। इसके अंदर फिर हम स्कैनएफ से
वाई की मैट्रिक्स के इनपुट भी ले लेंगे और नीचे फिर प्रिंटफ एन से वो स्टेप बाय स्टेप एक के नीचे एक शो करेगा, ना कि अंदर ही एक ही लाइन में वो सारे आएंगे। तो चलो अब हम ट्रांसपोज करते हैं इसको। तो मैट्रिक्स के इनपुट हमने ले लिए हैं और अब ट्रांसपोज करने की बारी है। तो इसमें भी नेस्टेड फॉर लूप का जो कॉन्सेप्ट है वो इस्तेमाल हुआ है। 2 फॉर लूप ले लिए हैं मैंने नेस्टेड में, और फिर जो अंदर वाला फॉर लूप है उसके अंदर हम टी के इंडेक्स में आई और मतलब रो वाले इंडेक्स में आई और कॉलम वाले में जे डालेंगे, और इक्वल टू एक्स वाला जो मैट्रिक्स है उसका रो वाले कॉलम में जे डालेंगे और कॉलम वाले वैल्यू में आई डालेंगे। उससे क्या होगा, वो ट्रांसपोज होकर उसकी वैल्यू असाइन हो जाएगी लेफ्ट साइड में, जो कि टी मैट्रिक्स है। अब मैट्रिक्स को हम जो हमने ट्रांसपोज की है उसको हम डिस्प्ले कराएंगे। उसके लिए भी हमने जो है नेस्टेड फॉर लूप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल लिया है। उसके अंदर हमने जो अंदर वाला फॉर लूप है उसके अंदर प्रिंटफ करके %6d लिखा है। 6d मतलब कि वो 6 के गैप छोड़ के आउटपुट शो करेगा, और फिर वो टी वाला शो करेगा, टी मैट्रिक्स का जिसमें हमने ट्रांसपोज किया। उसके नीचे हमने फॉर लूप जो अंदर वाला है उसको ख़त्म होते ही हमने प्रिंटफ \n लगाया है, ताकि जो फर्स्ट रो है वो कंप्लीट होती है न्यू लाइन में सेकंड रो शो करे और फिर थर्ड लाइन में शो करे, थर्ड वाली रो। तो चलो अब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं। इसमें वही नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है, जिसमें 2 फॉर लूप लिए गए हैं, एक के अंदर एक आई वाला काउंटर की तरह और जे वाला काउंटर की तरह अंदर वाले फॉर लूप के अंदर। तो इसके अंदर हमने एक बार जो जेड मैट्रिक्स है वो इसीलिए उधर हमने ली थी ताकि हम जो मल्टीप्लाई करेंगे उसका जो वैल्यू असाइन होगी वो जेड मैट्रिक्स में होगी। तो पहले हमने एक बार जेड मैट्रिक्स को 0 के बराबर कर दिया है, तो जेड रो एंड कॉलम 0 0 पे वो वैल्यू जो है वो 0 शो करेगी एक बार के लिए। फिर हमने एक और फॉर लूप लिया है जे के अंदर, जो कि है के वाला, के इज इक्वल टू 0 किया है हमने और के का काउंटर सेट किया है लेस देन इक्वल टू सी पे, और के को भी हमने इंक्रीमेंट किया है। अब इसके अंदर की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप फोकस लगाइए कि एम रो की वैल्यू आई और कॉलम की वैल्यू जे जो कि असाइन होगी, मतलब इसके अंदर इक्वल टू एम रो की वैल्यू आई कॉलम की वैल्यू जे प्लस एक्स की वैल्यू आई, एक्स की वैल्यू रो में आई और कॉलम के अंदर के इंटू वाई की वैल्यू वाई मैट्रिक्स की रो के अंदर के और कॉलम के अंदर जे। ये तरीका रहेगा जिससे कि मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होके इस साइड में आ जाएगी एम वाली एरे के अंदर। अब बारी है मल्टीप्लाइड मैट्रिक्स को शो करने की एम वाले को। तो वही डिस्प्ले का वही वाला मेथड रहेगा कि 2 फॉर लूप लेंगे और उसको फिर हम %6d के साथ z को शो कर देंगे हम, और फिर एक न्यू लाइन दे देंगे नीचे ताकि वो फर्स्ट रो शो करे, फिर सेकंड रो शो करे, फिर थर्ड रो, ना कि सारी रो एक लाइन में। तो अब हमारा ये मैट्रिक्स ट्रांसपोज प्लस मल्टीप्लिकेशन वाला टॉपिक कवर हो गया है, मतलब जो पहला सवाल है वो हो गया है। इनमें से एक ही आएगा एग्ज़ाम में और ये 10 मार्क्स का होता है। तो चलो अब हम दूसरा सवाल करते हैं। सेकंड सवाल रिकर्जन का है। ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है ट्रांसपोज वाले क्वेश्चन के बाद। 3-4 सालों में यही सवाल बहुत ज़्यादा बार देखा गया है। तो पहले फैक्टोरियल क्या होता है हम वो पता कर लेते हैं, ताकि फिर उसको कैलकुलेट करेंगे हम उसको कोड के थ्रू। तो जैसे फैक्टोरियल का जो सिंबल होता है वो ये नोट वाला होता है, सी के प्रोग्राम में नोट कहते हैं इसको, तो नोट 5 वाला। तो नोट 5 क्या कैलकुलेट करेगा, वो ये वैल्यू है 5 × 4 × 3 × 2 × 1 की। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो फैक्टोरियल 5 के बराबर आएगा ये, ठीक है। तो अब इसको कैलकुलेट करना सीखेंगे। पहले मैंने 2 हेडर फाइल ले लिए, stdio और conio वाली। फिर मैंने इसमें आपको फंक्शन प्रोटोटाइप का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल किया है ताकि आपको ये नॉलेज में आए और आप इसको इस्तेमाल कर सकें अगर एग्ज़ाम में ये सवाल आए तो। इसमें मैंने डेटा टाइप इंट रखा है फंक्शन प्रोटोटाइप का, रिटर्न डेटा टाइप इंट है, फंक्शन नेम फैक्ट रखा है मैंने, और पैरामीटर लिस्ट में इंट ए डाला है, जिसमें ए मतलब वो जो हम इनपुट करेंगे वो वैल्यू ए में जाएगी। फिर उसके ऊपर जो भी मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट लगेंगे, जैसे वो 5 × 4 × वाली जो प्रोसेस है वो कोड हम करेंगे, वो होगा फंक्शन के थ्रू और हम उसको कॉल कर देंगे मेन फंक्शन में। तो चलो हम मेन फंक्शन को बारे में आप समझते हैं। तो इसमें मैंने 2 वेरिएबल लिए हैं, इंट n और इंट फैक्टोरियल। पहले मैंने पूछ लिया है यूज़र को इनपुट के थ्रू के ए की क्या वैल्यू, मतलब फैक्टोरियल
क्या कैलकुलेट, किस नंबर का हमें फैक्टोरियल कैलकुलेट करना है, तो प्रिंट एफ एंटर अ नंबर टू फाइंड इट्स फैक्टोरियल, ये मैंने उसको पूछ लिया है जो ब्लैक स्क्रीन पे शो करेगा। तो स्कैनएफ के थ्रू यूज़र जो इनपुट दे रहा है वो अंदर जाएगा, मतलब सीपीयू में, और फिर जो वो फंक्शन है जो मैंने रीड किया है उसकी जो वैल्यू आएगी, जो फैक्टोरियल का जो आंसर आएगा वो फैक्टोरियल में फैक्ट फंक्शन से फैक्टोरियल वेरिएबल में चला जाएगा। फिर हम उसको डिस्प्ले कर देंगे प्रिंट एफ के थ्रू। रिटर्न 0 ये शो करता है कि आपका जो आउटपुट है वो सक्सेसफुली, अगर 0 शो कर रहा है इसका मतलब है कि आपका जो ये कोड है वो सही है, ये शो करता है। तो चलो अब ये फैक्टोरियल का क्या कोड है वो देखते हैं, जो कि मैंने फंक्शन के अंदर डाला है, इंट फैक्ट के अंदर। तो पहले तो पैरामीटर लिस्ट में हमने इंट ए ले लिया है और अंदर एक इंट आई लिया है हमने। आई क्यों लिया वो भी पता चलेगा। इसमें मैंने कंडीशनल स्टेटमेंट का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल किया, इफ एल्स वाला। तो पहले, और हाँ, रिकर्जन जो है हम उसको ऐसा ही नहीं लगा सकते हैं, वरना ये इन्फिनिटी लूप में फंस जाता है, मतलब इन्फिनिटी तक जाता रहता है ये। तो इसलिए हमें इसे कंडीशन में लगाना होता है ताकि कि वो कंडीशन ब्रेक होते ही रिकर्जन रुक जाए। आप इस चीज़ को याद रखिएगा। तो मैंने कंडीशन डाली है ए इज़ इक्वल टू 1 रखी है मैंने, ताकि क्यों 1 रखी है मैंने, क्योंकि 1 पे जो वैल्यू आएगी वो 1 ही होगी, इसलिए मैंने रिटर्न करके 1 कर दिया है। और एल्स में अगर वो 1 नहीं है तो आई इज़ इक्वल टू ए इंटू फैक्टोरियल ए माइनस 1 किया है। ए माइनस 1 क्या करेगा, पहले तो ए है तो ए के साथ इंटू करेगा, जैसे 5 लिया है मैंने तो 5 है, 5 के साथ फिर 4 करेगा वो, फिर 3 करेगा, फिर वो 1 तक जाती, फिर वो कंडीशन है कि वो 1 होती है, 1 शो करना है उसको, तो वो 1 ले लेगा, फिर वहाँ तक इन सबको इंटू करके वो वैल्यू असाइन कर देगा किस में, आई में, और फिर वो रिटर्न आई कर देगा। तो ऐसे करके फिर वैल्यू जो है वो फैक्टोरियल में चली जाएगी जो हमारा वेरिएबल है मेन फंक्शन में, और फिर हम उसको प्रिंट कर देंगे। तो अब हमारा सेकंड क्वेश्चन रिकर्जन भी हो गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आता है मल्टीप्लिकेशन और ट्रांसपोज के बाद। अब हम करते हैं तीसरा सवाल जो बहुत ज़्यादा आता है, पर ये कोड का नहीं, ये फ्लो चार्ट का है। साथ में वो एल्गोरिदम भी पूछ लेता है जो मैंने साइड में लिखी है। एल्गोरिदम में देखो स्टार्ट और स्टॉप भी शुरुआत में इस्तेमाल होता है, पर जो सूडो कोड होता है उसमें स्टार्ट और स्टॉप जो है वो हम नहीं लिखते, डायरेक्ट हम कोड लिखते हैं। इसमें हम कर क्या है फ्लो चार्ट में, तो फ्लो चार्ट में हम जो भी इनपुट ले रहे हैं, क्या कहते हैं कि मतलब जो भी इनपुट यूज़र देगा उसको 1 से लगाकर उस इनपुट दिए हुए वैल्यू तक हम ऐड करेंगे। तो इसको बोलते हैं फाइंड सम ऑफ फर्स्ट n नंबर, जो भी n दिया है उसको फाइंड सम करना है हमें। तो आप देख सकते हैं कि ये मैंने यहाँ इस जगह पर ये स्टार्ट लिया है, ये इनपुट के लिए होता है स्टार्ट या स्टॉप, ये टर्मिनल कहते हैं इसको, हम फ्लो चार्ट में टर्मिनल कहते हैं। फिर नीचे s इक्वल टू n इज़ इक्वल टू 0 किया है, और हमने एक रेक्टेंगल बनाया है। रेक्टेंगल इस्तेमाल होता है अरिथमेटिक ऑपरेशन के लिए। इधर एक ऑपरेशन ही तो हुआ है, एक तरीके से एक ऑपरेशन ही हुआ है यहाँ पे कि s इज़ इक्वल टू n इज़ इक्वल टू 0 किया है हमने। फिर पैरेललोग्राम में हमने रीड n कर दिया है, मतलब n से वो वैल्यू यूज़र के थ्रू आएगी सीपीयू में, n के अंदर वो स्टोर रहेगी, और फिर i इज़ इक्वल टू 1 किया है हमने। i इज़ इक्वल टू 1 क्यों किया है हमने, वो इसलिए किया है कि आप नीचे देखिए आपको पता चलेगा कि s इज़ इक्वल टू s प्लस आई किया है फिर मैंने। इसका मतलब ये है कि जैसे s है, s अभी 0 है, फिर i 1 होगा, फिर नीचे देखिए i प्लस प्लस किया है मैंने, तो i प्लस प्लस, तो इसका मतलब है कि अभी s प्लस 1 होगा, 1 होने के बाद फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, जहाँ तक n वैल्यू वहाँ तक जाएगा ये। और ये लूप में है, देखिए मीन्स ये कंडीशन में है, i इज़ इक्वल टू और लेस देन n होना चाहिए। इसका मतलब n पे पहुँचते ही वो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, और फिर वो नीचे आके प्रिंट एस कर देगा, और फिर वो स्टॉप हो जाएगा। ये फ्लो चार्ट इसका, आप इसे याद रखिए। और ये एल्गोरिदम में मैंने जो बोला है वो सेम टू सेम चीज़ें हैं। तो आज का हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हुआ। थैंक यू। आपके पक्का इनमें से एक ना एक सवाल आएगा, कल एग्ज़ाम है तो प्रिपेयर करिए प्लीज़। लाइक शेयर कमेंट फॉर एग्ज़ाम BCA चैनल।